नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 141 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष और ये मंथ कैसा जाने वाला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उनको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये आयुषी जी का है। इन्होंने लिखा है कि वर्ग कुंडलियां, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है डिविजनल चार्ट्स की व्याख्या करते समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सी होती है? देखिए, षोडश वर्ग की महत्ता ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है, पराशरी ज्योतिष में बताई गई है। नॉर्मली वर्ग कुंडलियों, सबसे पहले तो आप D1 कुंडली देखते ही हैं, लग्न कुंडली। D1 कुंडली के बेस पर ही बाकी के जितने डिविजनल चार्ट्स हैं वो बने हुए हैं, तो सबसे पहले आपका मुख्य फोकस जो है वो D1 चार्ट में ही होना चाहिए। अब जब हम वर्ग कुंडलियों की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ग कुंडली जो है वो D9 है, यानी कि नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली एक ऐसी कुंडली है जो कि जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, D1 कुंडली में जो राजयोग दिख रहे हैं या जो दुर्योग दिख रहे हैं उनके फल प्रभाव को भी बदल सकती है। अर्थात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिविजनल चार्ट है वो नवमांश है। D9 कुंडली का अध्ययन D1 कुंडली के साथ साथ होना चाहिए। इसके बाद में D10 कुंडली की भी महत्ता है। जब आपको करियर का सूक्ष्म अति सूक्ष्म विश्लेषण करना हो तब आप दशांश चक्र को देखते हैं, D10 चार्ट को देखते हैं। इसके बाद में D7 चार्ट भी इंपॉर्टेंस इसके बाद में D7 चार्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको किसी भी व्यक्ति के संतान उत्पत्ति के विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए हो, संतान के विषय में ज्यादा जानकारी चाहिए हो, तब आप D7 का विचार करते हैं। तो इसी तरह से अन्य डिविजनल चार्ट्स ऑर्डर बाय ऑर्डर अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं, लेकिन D9 जो डिविजनल चार्ट है वो सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है डिविजनल चार्ट्स वर्ग कुंडलियों के रूप में, क्योंकि D9 कुंडली ही एक ऐसी कुंडली है जो कि D1 कुंडली में दिख रही चीजों के प्रभाव को परिवर्तित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल आपको दशम भाव में मेष राशि में बैठे हुए दिख रहे हैं, तो अब आप क्या कहेंगे इसको कि दशम भाव में मंगल दिग्बली होकर के रोचक राजयोग लगा करके बैठे हैं, जिससे जातक को उसके कार्य क्षेत्र में जो पद प्राप्त होगा, सफलताएं प्राप्त होंगी, कहीं ना कहीं जातक बोल्ड डिसीजन लेने वाला होगा, उच्च अधिकारियों के साथ में संबंध अच्छे बनेंगे, स्वयं भी चाहे तो वो बॉस बन सकता है, स्वयं का व्यापार करने के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाएगा, सेना के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलताओं को दिखाता है, लीडरशिप स्किल्स को दिखाता है। परंतु मान लीजिए कि यही मंगल है नवमांश में अष्टम भाव में जाकर के नीच राशि में बैठ गए या फिर किसी अन्य भाव में नीच राशि में पीड़ित होकर के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो दशम भावस्थ यहाँ मंगल दिखाई दे रहे थे उनके प्रभाव में बहुत हद तक कमी देखने में मिलेगी, उनके शुभ प्रभाव में बहुत हद तक क्षति हो गई है। तो ये एक नकारात्मक पक्ष है। तो ये एक चीज है। इस तरह से डिविजनल चार्ट में D9 की इंपॉर्टेंस जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है यह है रचना जी, इन्होंने लिखा है कि वर्तमान गोचर ग्रह यदि शुभ हो परंतु दशा विपरीत चल रही हो तब फल क्या होगा? देखिए, इस पर मैंने बताया हुआ है पहले भी कि जब भी आपको फल कथन करना होता है तो आप योग, दशा और गोचर इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं और इस ही ऑर्डर में लगाते हैं, पहले योग देन दशा देन गोचर। यदि उदाहरण के तौर पर हम विवाह की बात कर रहे हैं कि किसी के विवाह की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति की कुंडली में विवाह का, शादी का योग होना चाहिए। यदि उस कुंडली में शादी का योग ही नहीं होगा तो फिर तो दशा और गोचर की वैल्यू ही नहीं है। तो सबसे पहले किसी भी घटना के घटित होने के पीछे उसका योग जन्म कुंडली में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप योग देखोगे। अब वो योग कब फलीभूत हो रहा है ये बात दशा डिसाइड करेगी। तो जब फॉर एग्जाम्पल विवाह की बात कर रहे हैं, मेष लग्न की कुंडली लेते हैं,
सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। जब शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो विवाह के योग बन जाएंगे। तो आप दशा में शुक्र को तलाशेंगे। अब जब आपको ये दोनों चीजें मिल गई, इसके बाद आप गोचर पे थर्ड स्टेप पर शिफ्ट करोगे कि अब देवगुरु बृहस्पति जो कि विवाह कराने वाले ग्रह हैं, वो यदि लग्न या चंद्रमा से पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें या 11वें भाव में हो तो विवाह का योग गोचर से भी बन जाता है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो योगों की होती है, उसके बाद में आपके दशा की, देन फिर गोचर की वैल्यू होती है। अब आपने पूछा है कि वर्तमान गोचर ग्रह यदि शुभ हो परंतु दशा विपरीत चल रही हो, उदाहरण के तौर पर इसको भी समझ सकते हैं कि आपके लग्न या राशि से देवगुरु बृहस्पति कारक होकर के गोचर कर रहे हैं, परंतु आपको दशा अष्टमेश की चल रही है। अष्टमेश की दशा में षष्ठेश का अंतर चल रहा है, यानी कि महादशा और अंतरदशा का क्रम आपके लिए जो कॉम्बिनेशन है वो बुरा है, आपको वहां पर परेशानी हो रही है। तो अब उस परेशानी में यदि 100 परेशानी आपको हो रही है तो शुभ गोचर जो होगा वो 10% आपको वहां पर राहत दे देगा, जो कि आपके लिए नोटिसेबल भी नहीं होगी, आपको फर्क ही नहीं समझ में आएगा। परंतु यदि हम इसका विपरीत करें कि दशा आपकी बहुत फेवरेबल चल रही, भाग्येश की दशा में लग्नेश का अंतर चल रहा है, लग्नेश की दशा में पंचमेश का अंतर चल रहा है, यानी कि दशा आपकी एकदम पक्ष में चल रही, बहुत शुभ चल रही है। अब यहाँ पर विपरीत दशा भी आ जाए, जैसे कि आपको शनि की 7.5 आ जाए, शनि की ढैया आ जाए, शनि का गोचर अष्टम स्थान से होने लग जाए, शनि का गोचर आप ही की राशि से होने लग जाए, तो भी इसका जो बुरा प्रभाव होता है वो आपको बहुत कम मात्रा में देखने में मिलेगा, क्योंकि आपकी दशा आपके पक्ष में चल रही थी। तो दशा का प्रभाव ज्यादा है, इसके बाद में जो दूसरा प्रभाव है वो गोचर का होता है। परसेंटेज वाइज यदि हम इसको देखते हैं तो 69 to 71% जो प्रभाव है वो जातकों को दशा का देखने में मिलता है, और बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो गोचर का प्रभाव देखने में आता है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये मेघा है, इन्होंने लिखा है, क्या मंत्र, दान और रत्न तीनों उपाय एक साथ करना उचित है? जी बिल्कुल उचित है, किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिए, दान को लेकर के ना लाल किताब की वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के मन में उत्पन्न होता है, वो लाल किताब को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं, या मैं भी नहीं समझ पाता हूँ प्रॉपरली, तो कि वो जो उपाय है वो कई बार मुझे भी नहीं समझ में आते। कुछ उपाय अच्छे हैं बट कुछ उपाय मुझे भी नहीं समझ में आते हैं। तो ठीक है, अब वो जिनका स्पेशलाइजेशन लाल किताब में है वही उसको समझे, उन्होंने उसको समझा होगा, मैंने तो नहीं समझा है, ना मुझे ज्यादा समझ में आता है, ना मैंने उस पर ध्यान दिया है। देखिए, मंत्र और रत्न तो किया जा सकता है, उदाहरण के तौर पर जैसे किसी के लिए यदि सूर्य फेवरेबल है तो वो सूर्य का रत्न माणिक्य पहन सकता है और सूर्य का मंत्र का जाप कर सकता है। अगर वो सूर्य के दान भी करता है जैसे गेहूं का, गुड़ का, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो तीनों उपायों को साथ में भी किया जा सकता है, कहीं कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के उसका दान, बिल्कुल बिना किसी संशय के साथ में आप तीनों उपायों को, मंत्र, दान और रत्न को कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और अगला प्रश्न जो है ये ललित जी हैं, इन्होंने लिखा है, क्या कुंडली से किसी के आध्यात्मिक स्तर या मोक्ष की संभावना को जाना जा सकता है? देखिए, आध्यात्मिक स्तर को तो जाना ही जाता है ना, ज्योतिष शास्त्र तो पूर्ण आध्यात्म है। ज्योतिष जो है वो वेद का नेत्र है, वो वेदो नारायण है साक्षात, तो कहीं ना कहीं नारायण के नेत्र के समतुल्य माना जाएगा, वेदों के नेत्र के इक्विवेलेंट माना गया है, वेदों का नेत्र कहा गया है ज्योतिष को। तो जो वेदों का नेत्र है वो तो आध्यात्मिक पथ को ही प्रदर्शित करेगा ना। यदि व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को जानना हो तो जब हम कहते हैं कुंडली में कोई ग्रह नीच का है या राहु के नक्षत्र में बैठा है, नवम में राहु बैठा है, तो भौतिक दृष्टिकोण से उसका फल तो अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसका फल कहीं ना कहीं बुरा देखने में आता है ना। वहीं यदि कुंडली में भाग्य स्थान में गुरु बैठे हुए हों, भाग्यपति उच्च राशि में बैठे हुए हैं, भाग्येश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, देवगुरु बृहस्पति भाग्येश के नक्षत्र में बैठे हों, गुरु शनि का कॉम्बिनेशन किसी अच्छी जगह में बन रहा हो, गुरु शनि का परिवर्तन राजयोग बन रहा हो किसी अच्छे भावों में, तो ये व्यक्ति के अच्छे आध्यात्मिक स्तर को प्रदर्शित करता है। ऐसा व्यक्ति साधना इत्यादि में लगा करके अच्छी सफलताओं को हासिल कर लेता है। तो आध्यात्मिक स्तर तो बिल्कुल जाना जा सकता है। जन्म कुंडली का मुख्य उद्देश्य जो है, यदि आप वेद के दृष्टिकोण से देखें तो व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को जानना और उसके आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाना ही होता है। और रही बात मोक्ष की संभावना, तो बिल्कुल मोक्ष की संभावना जो वर्ड आपने लिखा, मैं आपने बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, जिससे मैं काफी खुश भी हूँ कि आपने मोक्ष की संभावना लिखा है। बिल्कुल मोक्ष की संभावना को भी जाना जा सकता है, कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसको देख करके उस व्यक्ति के मोक्ष की संभावनाओं को भी जाना जा सकता है। अब जरूरी नहीं कि 12वें में केतु हो, पता चला किसी का 12वें में केतु बैठा हुआ है और द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, द्वितीय भाव में शनि चंद्रमा की युति है, तो व्यक्ति दिन रात शराब पी रहा है और 12वें का केतु लेकर के सोचे कि मोक्ष मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मोक्ष की संभावनाओं को तलाशने के लिए कई योग होते हैं, तो बिल्कुल जन्म कुंडली के माध्यम से व्यक्ति की मोक्ष की संभावनाओं को भी तलाशा जाता है। तो प्रिय दर्शकों,
इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 141 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।